पहला प्रश्न बोला है कि एक लेंस की जो क्षमता है वो -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पूछ रहा है और ऑप्शन भी दिया है यहाँ पे। ऑप्शन पहला 40 सेंटीमीटर अवतल, 40 सेंटीमीटर उत्तल, 4 सेंटीमीटर अवतल, 4 सेंटीमीटर उत्तल। देखो एक बात समझो, जब लेंस की क्षमता यहाँ पे माइनस में दे दिया है तो माइनस में क्या होता है आपका अवतल लेंस होता है। तो ये उत्तल, ये उत्तल, ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं, बचा ये दोनों। अब इसी दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। पूछा क्या है हमसे यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों, फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर आपका फार्मूला होता है 100/P। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 और पी का वैल्यू दिया है यहाँ पे क्षमता -2.5 डायोप्टर। अब -2.5 से भाग दोगे तो आ जाएगा आपका -40, मतलब एफ बराबर क्या आ जाएगा -40। तो -40 का मतलब माइनस क्यों लगा है, अवतल दर्पण है, इसलिए क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर अवतल। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्लिक कर लो। चलो दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बोला है कि यदि विद्युत शक्ति जो है P से दर्शाया गया है तथा प्रतिरोध को R से व्यक्त किया जाता है तब विद्युत धारा व्यक्त होती है। ठीक है, अगर P को शक्ति से निरूपित कर रहा है और R को प्रतिरोध से, तब धारा पूछ रहा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है आप लोगों का, उसी से फार्मूला बना है, P बराबर I² R होता है ये फार्मूला। अगर मैं यहाँ से I² निकालूँ तो I² बराबर क्या हो जाएगा P/R। अगर मैं I का वैल्यू निकालूँ तो ये जो वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, मतलब करड़ी में P/R हो जाएगा। मतलब यहाँ पे धारा जो आ जाएगा I बराबर वो आ जाएगा करड़ी में P/R। चौथा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा P/R। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, बोला है कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। देखो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है तो इसका हो जाएगा आपका V2/V1। अगर यही पूछता आपका कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाता V1/V2, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा V2/V1, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक है वह 2 के सापेक्ष पूछा है। ठीक है, तो सापेक्ष वाला ऊपर होता है तो V2/V1 हो जाएगा। चलो अगला देखो प्रश्न नंबर चौथा क्या है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है। जैसे पहला बोला कि चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। बिल्कुल उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं, ये मतलब सही है। दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर होती हैं, ये भी कथन सही है। बोला है कि तीसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, यही गलत होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये बोला है कि करती हैं, हम असत्य छाटना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बात करें प्रश्न नंबर पाँचवा है कि इनमें से किस दर्पण का जो दृष्टीय क्षेत्र है अधिकतम होता है। इनमें से किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 है कि R व 2R उनके प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब बताइए कि R1/R2 का संबंध क्या होगा, रेशियो। तो देखो यहाँ पे सिंपल हम बताएं, देखो R व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम की अगर बात करते हैं यहाँ से अगर R1 की वैल्यू निकालें तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है R + 2R बराबर क्या आ जाएगा 3R। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो मालूम चल गया कि R1 का वैल्यू आ गया क्या 3R, क्या आ गया 3R। अब बोला है कि इन्हीं को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/R2 अगर मैं निकालूँ तो हो जाएगा 1/R प्लस 1/2R, एलसीएम कितना हो जाएगा 2R, तो R से R कैंसिल तो 2 और यह 2R से 2R कैंसिल तो यहाँ पे 1, मतलब कि आ जाएगा 3R 3/2R हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं निकालूँ 1/R2 का तो यह आया 3/2R। ठीक है, अगर मैं यहाँ से R2 का वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है यहाँ मैं हटाता हूँ, अगर मैं R2 की सिर्फ वैल्यू निकालूँ तो R2 बराबर क्या आ जाएगा 2R/3।
हमसे रेशियो क्या पूछा है, R1/R2 का। तो चलो यहाँ से अगर मैं R1/R2 निकालूँ तो R1 का वैल्यू कितना आया था 3R, और R2 का वैल्यू अभी कितना आया है 2R बटे की कितना आया है 3। ठीक है, तो देखो R से R कैंसिल, या 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 9/2, मतलब R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा 9/2, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7वां, देखो क्या है कि धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, n गुना बढ़ता है कि n गुना घटता है कि n स्क्वायर बढ़ता है कि अपरिवर्तित रहता है। तो इतना मालूम होना चाहिए आपको कि अगर कोई धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली है उसमें अगर फेरों की संख्या अगर n गुना बढ़ाएंगे तो जो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उतना ही बढ़ेगा, मतलब n गुना ही बढ़े, मतलब ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ से उपभाग 2 आ गया। अभी हमने फिजिक्स का क्वेश्चन देखा, अब हम केमिस्ट्री के देखने वाले हैं। यहाँ से 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है एंटीमनी है। ठीक है, 8वां प्रश्न है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या होता है, धातु होता है कि अधातु की उपधातु की मिश्र धातु। तो एंटीमनी आपका क्या है, एक उपधातु है। ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां देखो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है PbNO3 कि PbNO3 होल ट्वाइस कि PbNO2 होल ट्वाइस कि PbO। तो लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है मेरे प्यार बच्चों होता है PbNO3 होल ट्वाइस होता है, मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10वां, देखो क्या है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखो C2H6 C2H4 कि CH4 कि C3H8। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी C2H4। ठीक है, जिसका रेशियो 1:2 बने, 2 2 कम 2 2 दूनी के 4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। चलो 11वां प्रश्न देखो, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल, ठीक है, मतलब एल्डिहाइड पूछ रहा है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो CHO। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम क्या होता है। अगर एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम अगर पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13वां। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र अगर MCl2 है तो उसके अगर ऑक्साइड का अगर हम सूत्र बनाएं तो ऑक्साइड का सूत्र बनाएंगे तो हो जाएगा आपका MO, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलो अब उपभाग तीसरा, यहाँ से बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट होंगे। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर के हरे पौधे। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादक पूछा है कि कौन सा उत्पादक इसमें से है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे जो है वो क्या हैं, उत्पादक है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 15, कह रहा है कि अगर मटर के लंबे पौधे अगर कैपिटल TT और बौने पौधे स्मॉल TT के मध्य अगर हम क्रॉस करवा दें तो प्रथम जो संतति पीढ़ी में क्या मिलेंगे। ठीक है, बताओ, सभी लंबे पौधे मिलेंगे कि सभी बौने पौधे, कि आधे लंबे और आधे बौने पौधे, कि 3/4 लंबे और 1/4 बौने पौधे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी लंबे पौधे आपको देखने को मिलेंगे अगर उसमें क्रॉस करा जाए तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो आगे अगर हम बात करें 16वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, कि जल एवं ऑक्सीजन, की जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, की कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। बताना इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जब होती है तो उसमें सहायता किया जाता है, उसके अनुसार प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आप लोगों का एक तो जल और दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखो क्या है कि समान एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। बताओ, वायदल, पंखुड़ी, की पुंकेसर, की वार्तिकाग्र। अगर एक समान एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है ये पूछ रहा है तो है आप लोगों का वार्तिकाग्र, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न तो प्रश्न नंबर 18वां जो है वो है कि इंसुलिन स्रावित होता है। जो इंसुलिन होता है वो क्या स्रावित करता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा, कि अग्नाशय द्वारा, कि पीयूष ग्रंथि द्वारा, कि वृषण द्वारा। मतलब किनके द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है ये प्रश्न पूछ रहा है हमसे, तो वो होता है आपका अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय के द्वारा कौन सा इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, चलो 19वां प्रश्न देखो, जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित कौन किया। तो सिंपल जवाब होगा चार्ल्स डार्विन, इतना सिंपल है, चार्ल्स डार्विन पहला ऑप्शन।
आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 20 लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर क्या देता है। अगर कोई जीवाश्म ईंधन वो जलेगा तो क्या मिलेगा उसको, कार्बन डाइऑक्साइड कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड कि सल्फर के ऑक्साइड के उपयोग सभी। इतना बता दूं आपको कि जीवाश्म ईंधनों को अगर आप जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलता है उसमें से, सल्फर के ऑक्साइड, इसलिए क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न था। अब यहाँ से खंड ब स्टार्ट होगा और खंड ब में भी आपका उपभाग पहला, उपभाग दूसरा, उपभाग तीसरा रहेगा। उसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सॉरी। देखो यहाँ पे उपभाग में पहला जो कि 4 नंबर के लिए पहला प्रश्न पूछा है कि एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 4 नंबर यह प्रश्न आप लोगों को दिलाएगा। कितने नंबर, 4 नंबर आप लोगों को इस प्रश्न से मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार कर लेना। अगर पूरा वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, इसका पूरा सलूशन बता दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो सलूशन बता दिया, इसका भी लिख के बता दूंगा आप लोगों को। दूसरा प्रश्न देखो, ये सारे प्रश्न तैयार कर लेना कि किसी प्रिज्म में से अगर श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। कह रहा कोई अगर यहाँ पे प्रिज्म है उसे जब एक श्वेत प्रकाश किरण जाती है तो 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, वर्ड विक्षेपण हो जाता है उसका। तो यही पूछ रहा है कि चित्र बनाकर समझाइए 4 नंबर के लिए। अगला प्रश्न तीसरा है जो कि आप लोगों के 4 नंबर का ही है कि ओम का नियम क्या है और विद्युत परिपथ की सहायता से नियम के सत्यापन को भी समझाने के लिए बोला है और यहाँ से आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको ढूंढ के लिख लेना, नहीं आता है कमेंट करना, इसका पूरा सलूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा। चौथा प्रश्न देखो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है और इस घटना से संबंधित आपको फैराडे के प्रयोग को समझाना है, ठीक है। अब चौथा में क्या है कि चौथा प्रश्न जो है वो आप लोगों को कितने नंबर का है, 6 नंबर का। लेकिन अगर चौथा प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न दिया है कि अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हो कि किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाइए। मतलब दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना है। चौथा जो प्रश्न है, चौथा में से या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो, दोनों में से कोई एक करोगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से उपभाग दूसरा स्टार्ट होता है, ठीक है। उपभाग दूसरा में जो 5वां प्रश्न है वो है आपका कि निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाना है, ठीक है। उदाहरण द्वारा पहला कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, इसको अगर बताते हो तो 2 नंबर मिलेगा। और दूसरा है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, 2 नंबर। मतलब ये दोनों प्रश्नों को कर दोगे 4 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6वां प्रश्न हमसे पूछा है यहाँ पे कि एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुण लिखिए और उसके रासायनिक समीकरण भी लिखना आपको, 2 नंबर के लिए प्रश्न है, ठीक है। और उसी में आपका बी पार्ट दिया है, ठीक है। उसी में आपका बी पार्ट दिया है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। रासायनिक समीकरण बस लिखना है कि अगर बेकिंग सोडा में अगर धोने का सोडा मिलाएं तो कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। अगर जिप्सम में अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे। सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना है, 1-1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा आपको। आगे बात करें 7वां प्रश्न, देखो क्या है। ये प्रश्न 2-2 नंबर के लिए है, 3 प्रश्न है ना, 2 नंबर का ये प्रश्न है, 2 नंबर का ये प्रश्न है, 2 नंबर का ये प्रश्न है। क्या है कि साबुन का निर्मल क्रिया क्या होता है, ये आपको व्याख्या उसका लिखना है। दूसरा है निस्तापन तथा भर्जन क्या होते हैं, धातु की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ठीक है। ये तीनों लिखोगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। अगर ये तीनों नहीं लिखना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन दिया है, ठीक है, उसमें कर सकते हो। जैसे बोला यहाँ पे पहला कि संकलन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, 2 नंबर का ये प्रश्न हो गया। फिर दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी को विशेषता लिखिए, 2 नंबर का ये प्रश्न। तीसरा सिनाबार से जो मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना है, 2 नंबर। तो या ऊपर वाला 3 प्रश्न कर लो 2-2 नंबर मिल जाएंगे, या तो नीचे वाला 3 प्रश्न कर लो 2-2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर यहाँ पे 8वां और उपभाग तीसरा। 8वां देखो 4 प्रश्न है 1-1 नंबर के कि पादप में जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखना है, 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा कि शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। और तीसरा कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, मटर। सबको मालूम है। समझात अंगों के उदाहरण दीजिए, 1 नंबर। या मतलब चारों प्रश्न करोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे 1-1 नंबर से। 9वां प्रश्न जो है वो आप लोगों का 4 नंबर का है कि मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, 4 नंबर आपको दिया जाएगा इस प्रश्न से। और 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 4 नंबर। मतलब प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। और पुनरुद्भवन क्या होता है,
यहाँ से 2 नंबर, मतलब 10वां में 2 प्रश्न है, 2-2 नंबर का 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। 11वां प्रश्न जो है 6 नंबर का है कि वृक्क में विक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए और ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, 6 नंबर मिल जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन दिया है जिसमें 3 प्रश्न हैं, एक स्वपोषी पोषण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और चिपको आंदोलन क्या होता है। ठीक है, यहाँ से 6 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब पूरा प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो, पूरा पेपर हमने आप लोगों को यहाँ पे सामने सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बता दिया। ठीक है, 11 टोटल प्रश्न हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर आप लोगों का है, इसे तैयार कर लेना। इस पेपर को तैयार कर लोगे तो 80 से लेकर 85 पर नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस बार हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी 90% टारगेट लेके मैं आप लोगों को तैयारी कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।